नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और भारत की बात का स्पेशल एपिसोड आप देख रहे हैं मैनपुरी से। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में अब सिर्फ 32 दिन बाकी बच गए हैं। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा, जिसके लिए तमाम सियासी पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है। तो भारत की बात में आज सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने पश्चिम बंगाल की धरती से टीएमसी पर सीधा वार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि टीएमसी की सरकार ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कैसरगंज की बात करें, लंबे अंतराल के बाद, लंबे अरसे बाद, लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कैसरगंज से अपने प्रत्याशी का नाम घोषित किया। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह वहां से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ब्रजभूषण अब चुनावी मैदान में नहीं है, यानी ब्रजभूषण की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके बेटे पर है। लेकिन विपक्ष अब परिवारवाद की बात भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा है। इसके अलावा बात करेंगे बिहार की भी, क्योंकि बिहार में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती पहले भी ये बयान दे चुकी हैं कि चुनाव के बाद, नतीजों के बाद प्रधानमंत्री को जेल भेजेंगे। ये बात वो कह रही है। एक बार फिर से उन्होंने ये बात दोहराई है। आखिरकार क्यों मीसा भारती ये बयान बार बार दोहरा रही हैं, इसके बारे में बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमेठी और रायबरेली की, जहां खास तौर पर रायबरेली में राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, यानी राहुल गांधी अब रायबरेली आ रहे हैं। तो इसका असर इंडिया गठबंधन पर, खास तौर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस पर क्या होगा? एक रुका हुआ फैसला आखिरकार सस्पेंस के पर्दे से बाहर आ गया। फैसला कांग्रेस का था। रायबरेली और अमेठी सीट पर नॉमिनेशन के आखिरी दिन पार्टी ने नाम तय कर दिए। इसके साथ ही अमेठी के फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर शुक्रवार की अहले सुबह से ही हलचल बढ़ गई। यहां एक के बाद एक 2 चार्टर्ड प्लेन उतरे। जिन चेहरों को अपने बीच देखने का कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इंतजार था, वो पूरा हुआ। राहुल अमेठी की धरती पर तो उतरे, लेकिन इस बार मकसद अमेठी से चुनाव लड़ने का नहीं, बल्कि रायबरेली से चुनावी घमासान में उतरने का था। राहुल ने यहां से नामांकन कर दिया। नॉमिनेशन के वक्त साथ में मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, बहनोई रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। 2019 के चुनाव में रायबरेली वो इकलौती सीट थी जहां से यूपी में कांग्रेस की जीत हुई थी। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद अब राहुल इस सीट का प्रतिनिधित्व करने मैदान में है। मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से है, यानी रायबरेली में इस बार सीन बदल गया है। इस अमेठी से राहुल पहली बार लोकसभा चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे थे। अब उस सीट से नेहरू गांधी परिवार के वफादार किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। अब स्मृति ईरानी का मुकाबला राहुल से नहीं, बल्कि किशोरी लाल शर्मा से है, यानी टक्कर का सीन पूरी तरह बदल गया है। अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। रायबरेली से राहुल तो अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को पार्टी ने टिकट दिया। खुद प्रियंका गांधी ने उनके नॉमिनेशन में पहुंचकर जनता से जीत दिलाने की अपील की। आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। किशोरी लाल शर्मा को गुरुवार रात तक भी इस बात का इल्म नहीं था कि अगली सुबह उन्हें अमेठी से कांग्रेस मैदान में उतार देगी। तो देखो, यहाँ आया था चुनाव लड़ने के लिए। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को आदरणीय खड़गे जी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने मेरे को मौका दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। अमेठी और रायबरेली में क्या हो रहा है, इस पर आज बीजेपी ने नजरें जमा रखी थी। राहुल के नाम के ऐलान के ठीक बाद पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी तक ने राहुल पर सीधा हमला बोल दिया। अमेठी से भी इतना डर गए, वहां से भागकर
अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता, घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूँ, अरे डरो मत, भागो मत। राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई। और आज 21वीं बार आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। लोगों को मालूम है, जब भी भारत पे संकट आएगा तो राहुल गांधी सबसे पहले इटली भागेगा। बीजेपी के इस तीखे हमले पर कांग्रेस बौखला गई। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग रहे, डरो मत, भागो मत। नहीं, उन्होंने खुद ही भाग के वाराणसी आए ना जी। हाँ, पूछो उनको। 2004 के बाद ऐसा पहली बार है जब अमेठी और रायबरेली सीट में से किसी एक पर ही नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ रहा है। कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने टिकट का ऐलान कर दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण भूषण सिंह को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। उन्होंने आज अपना पर्चा दाखिल किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर्चा दाखिल करने पहुंचे, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अब हमलावर है। समाजवादी पार्टी परिवारवाद पर सवाल उठा रही है और साथ ही साथ यह भी कह रही है कि अब गोंडा के कैसरगंज में किसी का दबदबा नहीं चलेगा। अभी तो नॉमिनेशन हुआ है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे विक्ट्री साइन भी दिखाने लगे। कैसरगंज से बीजेपी के उम्मीदवार करण भूषण सिंह के साथ खड़े दिख रहे हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। मंच पर पिता ब्रजभूषण शरण सिंह भी मौजूद थे, जो बेटे को पहली बड़ी जंग में जीत का गुरुमंत्र देते नजर आए। पिता ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटने के बाद करण भूषण को बीजेपी ने मौका दिया, तो इंडी गठबंधन ने यहां से करण को हराने को साख का सवाल बना लिया है। इससे बेफिक्र ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे ने शुक्रवार को नॉमिनेशन दाखिल किया। नामांकन के वक्त बड़े भाई प्रतीक भूषण करण के साथ मौजूद थे। आज मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा पल है। 4 सेकंड महसूस बहुत बढ़िया महसूस करे, मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल है ये। लोकसभा चुनाव के अखाड़े में उतरने से पहले कैसरगंज के बीजेपी उम्मीदवार करण भूषण ने भगवान के आगे मत्था भी टेका। नॉमिनेशन से पहले मंदिर पहुंचकर पूजा की। इसके बाद काफिले के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां नामांकन का पर्चा भरा। कैसरगंज की सीट पर भले ही बीजेपी का उम्मीदवार नया हो, अनुभव की कमी हो, लेकिन यहां करण भूषण सिर्फ एक प्रतीक भर है। लड़ाई ब्रजभूषण शरण सिंह की इलाके में धाक और साख बनाम विपक्ष की है। आप सबके आशीर्वाद से देश में बनेगी, तो इस देश के अंदर सबके लिए एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मोदी जी की गारंटी है, तीसरी बार मोदी सरकार का मतलब सामान्य नागरिक संहिता है। अब वोट के हाथ की बात करने वालों को करारा तमाचा लगाना है तो 405 चाहिए। कैसरगंज सीट से समाजवादी पार्टी ने भगत राम मिश्रा को मैदान में उतारा है। नॉमिनेशन के आखिरी दिन उन्होंने भी पर्चा दाखिल किया। एसपी प्रत्याशी के हौसले भी बुलंद हैं। कैसरगंज की मौजूदा टक्कर पर जनता भी टकटकी लगाए बैठी है। इन सब के बीच ब्रजभूषण सिंह के रसूख की चर्चा सबसे ऊपर है। साफ है कि ब्रजभूषण अब भी यहाँ के चुनावी मुकाबले की धुरी बने हैं। पिता क्या चाहता है, पुत्र उसका आगे बढ़े, अपने जीते जी अपनी व्यवस्था से अगर अपने पुत्र को आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या बुरा है। जो टिकट पाए हैं करण भूषण सिंह, वो करीब 5 लाख वोटों से जीतेंगे और जो सारा रिकॉर्ड है उसको तोड़ देंगे। उनसे एक पारिवारिक रिश्ता रखना, इस कारण यहाँ की जनता उन्हें अपने परिवार का एक सदस्य मानती है। कैसरगंज में मतदान 20 मई को है। प्रचार में गिने चुने दिन बचे हैं। ऐसे में अब विपक्ष बीजेपी को घेरने के लिए आखिरी बाजी चलने में जुटा है। देखिए, चुनावों के दौरान नेताओं की जुबान फिसलना आम बात है, लेकिन कई बार चुनावी मंच से नेता ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिससे तमाम समर्थक असहज हो जाते हैं और विपक्ष उन मैसेजेस का या उन बयानों का अपने लिहाज से मतलब निकालना शुरू करता है। और
आज ऐसे ही इस चुनाव में भी ऐसे कई बयान दिए जा रहे हैं, यानी जुबान फिसलने वाले की मैं बात कर रहा हूं। आज भी और इस अभी तक के इस चुनाव में कई नेताओं की जुबान फिसली है। देखिए किस तरह से नेताओं की जुबान फिसली, लेकिन इस पूरी के पूरी जो हमारी ये स्टोरी है, इसका मतलब ये है कि ये बुरा ना मानने वाली बात है, क्योंकि ये चकल्लस है, ये चुनावी चकल्लस है, क्योंकि जुबान तो नेताजी की फिसली है, यानी आप ही की जुबान से। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है। दुनिया के नक्शे से भारत का आता पता नहीं होगा। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को आप इतने जबरदस्त वोट से हराइए। चुनावी माहौल, प्रचार का मंच, बयान के पंच के लिए सबसे मुफीद मौका, लेकिन जुबान फिसल गई। जो कहना चाहते थे वो बात दिल में रह गई, जो विरोधियों को कहना था वही बात जुबान से निकल गई। सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी के दिग्गज शिवपाल सिंह यादव की। अपनी बहू यानी अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव के प्रचार के लिए मैनपुरी के रायनगर पहुंचे, मंच संभाला और धारा प्रवाह बोलना शुरू किया, लेकिन जुबान फिसल गई। और फिर 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है। और फिर 7 मई को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है। शिवपाल जाहिर है समाजवादी पार्टी को जिताने की बात कहना चाहते थे, लेकिन जुबान ऐन वक्त पर धोखा दे गई और अपनी ही पार्टी को हराने की अपील कर बैठे। वैसे जहां तक जुबान फिसलने की बात है, इस मामले में बीजेपी के नेता भी पीछे नहीं है। यूपी में संत कबीर नगर के खलीलाबाद में यूपी सरकार के मंत्री कार्यकर्ताओं से क्या कह गए, खुद सुन लीजिए। घटना घटी थी, एक हमारा अभिनंदन नाम का एक वीर सैनिक पाकिस्तान की सीमा में गलती से चला गया था और हमारे यहाँ के नेता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ को संदेश भिजवाने का काम किया था। अगर अभिनंदन सकुशल भारत नहीं आया तो दुनिया के नक्शे से भारत का आता पता नहीं होगा। तो दुनिया के नक्शे से भारत का आता पता नहीं होगा। समझना मुश्किल नहीं है कि मोदी सरकार की तारीफ कर रहे योगी सरकार में मंत्री सतीश चंद्र शर्मा पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने की बात कहना चाहते थे, लेकिन जुबान फिसल गई। कुछ ऐसा ही हुआ बिहार के सारण में, जहां से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में है। रोहिणी को जितवाने के लिए आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे, लेकिन जोश में कुछ ऐसा कह गए कि सब हैरान रह गए। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को आप इतने जबरदस्त वोट से हराइए। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को आप इतने जबरदस्त वोट से हराइए। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जैसे ही विरोध में आवाज उठाई, सुनील सिंह गलती भांप गए, अगले ही पल भूल सुधार ली। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को आप इतने जबरदस्त वोट से हराइए और इतने जबरदस्त वोट से जिताइए कि ये आने वाला इतिहास याद करे कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य भी एक शख्सियत थी। सभा से निकले तो सफाई पेश की, नीतीश का उदाहरण देकर समझा दिया कि जुबान फिसलने पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता। जुबान कैसे फिसलने वाला है, लेकिन ये महज होता है, ये कोई मैटर ही नहीं है। और देखिए ऐसा है, जहां तक आप नीतीश जी की बात करते हैं, आज मान लिया कि लोग कहता है कि 400 के पार, जो उसमें बोलता है 400 के पार, और नीतीश बाबू बोलते हैं 4000 के पार। अब ये देखना है कि वो 4 लाख के पार कब बोल रहे हैं। पूरे बिहार में 40 सीट लड़ना है, 40 सीट जीत जाए, और देश भर में तो हम चाहते हैं कि 4000 के 400 से ज्यादा सीट हम लोग जीत जाएंगे। सुनील सिंह नीतीश कुमार के इसी बयान का जिक्र कर रहे थे, जिसे बिहार के मुख्यमंत्री कई बार कई जगह दोहरा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में थे, जहां पर रैली में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदू 2ym दर्जे के नागरिक हो गए हैं। इसके अलावा भी टीएमसी की सरकार पर प्रधानमंत्री ने तीखे हमले किए और साथ ही साथ यह भी कहा कि जनता मेरी वारिस है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अगर मेरा कोई वारिस है
तो ये मेरे देश के हर परिवार के बच्चे मेरे वारिस हैं। वंदे मातरम। जो मुसलमान बीजेपी के वोट देंगे वो मुसलमान नहीं है। वो कह रहे थे कि हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। भारत माता की। मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन के नेताओं के तूफानी हमले के बीच पीएम मोदी ने बंगाल में जो कुछ कहा, उसके पीछे चुनावी नापतौल का बड़ा गणित है। 35 सीट का टारगेट लेकर पश्चिम बंगाल पहुंचे मोदी विपक्ष पर खूब बरसे। यहाँ से जो कहा उसका संदेश ममता दीदी के साथ ही पूरे इंडिया गठबंधन के लिए था। टीएमसी के एक एमएलए ने सरेआम धमकी दी। वो कह रहे थे कि हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। बंगाल में टीएमसी की सरकार ने हिंदुओं को 2ym दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा जा रहा है कि उनका इशारा टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की तरफ था। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। दावा किया जा रहा है कि इसमें हुमायूं कबीर हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के कमेंट की वजह भी यही वीडियो बताया जा रहा है। 30% लोग मुर्शिदाबाद जलाए और আমরা 70%। এখানে কামনগরে তোমরা বেঁচে আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি, কোনোদিন হবে না। 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি, রাজনীতি থেকে সরে যাব। আমি কত চাল হয় 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদের। एबीपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाए उन पर टीएमसी का रिएक्शन आता उससे पहले ही हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी बोल पड़े। जो मुसलमान बीजेपी के वोट देंगे वो मुसलमान नहीं है। वो आदमी मर जाने के बाद उसका जनाजा पढ़ना नहीं चाहिए, कब्र देना भी नहीं चाहिए। वो बीजेपी मस्जिद का शहीद कर दिया, कुरान शरीफ जला देते हैं, और उसको जो मुसलमान सपोर्ट करते वो तो बेईमान है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्धमान में परिवारवाद का मुद्दा भी उठाया, जिसका जवाब मैनपुरी से आया। मेरे पास है क्या? न आगे कुछ है, न पीछे कुछ है, न ही मुझे किसी के नाम कुछ करके जाना है। मेरे लिए तो आप ही मेरी परिवारजन है। अगर मेरा कोई वारिस है तो ये मेरे देश के हर परिवार के बच्चे मेरे वारिस हैं। मैं उनके लिए कुछ छोड़ के जाना चाहूंगा। ये लोग जो परिवार पे हमला कर रहे हैं, तो ये डर के कहीं ना कहीं ये डर है, कहीं ना कहीं कोई बात है जिसकी वजह से लगातार ये लोग परिवारवाद पे हमला कर रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र में अगर आप देखेंगे तो जनता डिसाइड करेगी, और ये एक पार्टी का निश्चय है कि कौन कहां से चुनाव लड़ता है। वर्धमान के बाद मोदी कृष्णानगर पहुंचे। ये सीट पिछली बार टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने जीती थी और सांसदी गंवाने के बाद फिर एक बार यहीं से चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला अमृता रॉय से है, जिनके समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया। बिहार के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी नेताओं की बयानबाजी की धुरी बन गए हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने कुछ दिन पहले यह बयान दिया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल भेज देंगे। आज एक बार फिर से मीसा भारती ने यह बयान दोहराया और कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। इस बयानबाजी के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर उबाल है। एक तरफ हम अग्निवीर योजना लेकर के आए हैं, जिसमें 4 साल बाद हमारा नौजवान भाई घर बैठेगा रिटायर होकर के, और ये बूढ़ा प्रधानमंत्री 75 वर्ष में एक और मौका मांग रहा है। पीएम मोदी पर लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती का ये निजी हमला चुनावी गर्माहट और बढ़ा गया। लेकिन मोदी जी, इस देश की जनता मूर्ख नहीं है, बार-बार कांट की हाथी चूल्हे पे नहीं चढ़ती है। मीसा भारती इससे पहले भी पीएम मोदी पर निजी हमला बोल चुकी हैं। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम भी उन्हें जेल भेजेंगे। जब विवाद बढ़ा तो अब मीसा भारती ने अपने तीखे हमलों पर सफाई में इसे फिर दोहरा दिया।
मैंने ये कहा था कि नौजवान घर बैठेगा और जो हमारे अभिभावक और बुजुर्ग लोग हैं वो मौका मांग रहे हैं। तो मैंने यही कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी, जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो हम लोग भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से और जो भी एजेंसियां उनसे जांच करवा के और जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उनको जेल भेजने का काम करेंगे। लालू परिवार की तरफ से पीएम मोदी पर हमले नए नहीं हैं। जब भी प्रधानमंत्री बिहार का चुनावी दौरा करते हैं तो इसमें और तेजी आ जाती है। इंडी गठबंधन का मॉडल है तुष्टीकरण, अपीजमेंट, जबकि हमारा मॉडल है संतुष्टीकरण। बिहार में विपक्ष का पूरा अभियान मोदी को निशाना बनाने की रणनीति पर चल रहा है, तो बीजेपी मोदी के बयानों को विपक्ष पर हमले का हथियार बना रही है। वैसे व्यक्ति को ये लोग जेल में भेजने की बात करते हैं। लालू जी के कुकृत्यों का अगर कोई पोस्टर बॉय और पोस्टर गर्ल है तो उस व्यक्ति का नाम तेजस्वी जी है और मीसा जी है। 2 बार वो चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन फिर भी परिवारवाद का ये नंगा खेल इस प्रकार से चल रहा है। बिहार में सभी 40 सीट जीतने का लक्ष्य एनडीए ने रखा है। आज के दिन तो जितने वोट हुए उसमें किसी को जीतते हुए हम लोग नहीं देख रहे हैं उनको कहीं पर। मैं कह रहा हूँ जनता हर जगह जीत रही है। ये जनता वर्सेस भारत सरकार का चुनाव हो चुका है। तीसरे चरण के लिए बिहार में 5 सीटों पर 7 मई को वोटिंग है। थर्ड फेज में झंझारपुर, अररिया, मधेपुरा, सुपौल और खगड़िया में मतदान होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में दावा किया है कि सपा उत्तर प्रदेश में 60 सीटें जीतेगी और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि बीएसपी के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का कोई वोट नहीं काट रहे, यानी वो बीएसपी के किसी भी प्रत्याशी को अपने प्रत्याशी के सामने खतरा नहीं मान रहे हैं। तो कितनी सीटें शिवपाल जी इस बार लग रहा है आपको कि समाजवादी पार्टी गठबंधन अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश में लड़ रहा है और क्या क्या उम्मीद है? देखिए, वैसे तो हम 80 पे भी लड़ेंगे और लड़ाई हो रही है और हमारा प्रयास है 80 में 80 हराएं। लेकिन मेरा जो है समाजवादी पार्टी 60 सीटें तो जीतनी ही है, 60 से ऊपर भी जीत सकते हैं। ये बड़ा दावा शिवपाल जी आप कर रहे हैं। बीएसपी की अगर बात करें, देखिए बीएसपी के जो मुस्लिम प्रत्याशी लड़ रहे हैं जहां पे, तो आपको नहीं लगता कि उसका नुकसान सीधे तौर पे इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को होगा? देखिए, जो मुस्लिम वोट है, अल्पसंख्यक वोट है, पूरा पूरा यहीं देख लो बदायूं में जी। अच्छा, ये जो प्रत्याशी उतारे गए हैं जी, ये भारतीय जनता पार्टी ने जिसे कहा वही उतारे गए। अच्छा, आपका कहना है कि बीजेपी की अंडरस्टैंडिंग से प्रत्याशी उतारे हैं, बस उतारे गए जो पूरी पब्लिक समझ रही।